विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणा यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषज्जालेष्वभीका बुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि समे विद्युत्कर्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। इस संगोष्ठी के समापन पत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हमें प्राप्त, वस्तुतः मैं इसके लिए नीलाभ जी को बधाई देना चाहूँगा। एक दिन मैं भी गया था बरकतुल्लाह में, योग विभाग में, तो आप कहीं कुलपतियों का काम होता है, कहीं न कहीं व्यस्त रहते हैं, मिलते जल्दी नहीं, तो आपको आना था। हाँ, वही और दूसरी विशेषता मैंने आप में देखी, कुलपति हंसते कम है, आप बहुत प्रसन्न रहते हैं। कुलपति होने के बाद वो पूरा बोझा आ जाता है, आप खुश हैं। वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो समुल्लास है वो आप में दिख रहा है। गुरु को कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, वो समस्त शिष्यों के भार को वहन करता हुआ प्रसन्न रहता है, वो आपने दिखा। तो नीलाभ जी को मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि आपने आपका समय लिया, और आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला, विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान आचार्य वेद नारायण चौधरी जी जो कि हमारे हैं, उन पर हमारा अधिकार है। उस विभाग के संस्थापक तो हैं ही, इस पूरे परिसर के निर्माण में भी उनका योगदान रहा। और जब कोई गुरु, कोई शिक्षक किसी एक परिसर या एक विभाग का निर्माण करता है, तो केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं हुआ करता, वो भारतीय ज्ञान परंपरा व्यापक होती है, व्यापक एक उसका परिदृश्य बनता है। उस तरह के वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम लोगों के बीच आए, आचार्य वेद नारायण चौधरी जी। उसी तरह से मैडम भी हमारे सम्मुख बैठी हुई हैं, शक्ति स्वरूपा, वो भी हमारे बीच की हैं। संयोजक नीलाभ तिवारी जी, संचालक अपने नारायण सिंह जी, जिन्होंने मुझे पता नहीं किस विशेषता से आइसक्रीम विद्यमान समस्त आचार्यगण और जो हमारे प्रिय छात्रों छात्राएं। वास्तव में संगोष्ठियाँ जो होती हैं वो छात्रों के लिए ही होती हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि संगोष्ठियां केवल विचार को जगाने का कार्य करती हैं, वो समाधान पैदा नहीं करती। और आपने आचार्य एस.के. जैन साहब के मुख से एक शब्द सुना भी कि जो हमने खोया, जो खोया है। आप इंजीनियर हैं, मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का, लेकिन वास्तव में हमारी ही चीजों को उन्होंने किस तरह से बना करके प्रस्तुत किया और हमें ही बेच दिया उन्होंने। उनको हम ज्ञानी कहने लगे, और हम अपने आप को, जैसा आपने कहा कि हमें अपने संस्कृति पर गर्व नहीं हो रहा, उसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। हमें सपेरों का देश कहा गया, हमारे साहित्य को गडरियों की गीत कहा गया। ये इसलिए नहीं, वो मूर्ख नहीं थे, वो इसलिए कहे कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो जाएं और उनको अपनाएं। और हमारे ही कुछ लोग उनके वकालत करते रहे, और हमें पढ़ाया भी जो गया इतिहास संस्कृत का, वो बलदेव उपाध्याय ने जो लिखा वो नहीं पढ़ाया गया, या उमाशंकर शर्मा शास्त्री जी ने जो लिखा वो नहीं पढ़ाया गया, बल्कि जो ए.वी. कीथ ने लिखा वो पढ़ाया गया, या जो पाश्चात्य के विद्वानों ने लिखा वो पढ़ाया गया। तो घात वो बुरा नहीं होता जो ललकार के किया जाए, घात वो बुरा होता है जो आपको अपने से मिला के मारा जाए, मिला के मारने वाला जो घात। तो हमें हमारे ज्ञान राशि का को लूटते गए, उसके ज्ञान से अपने को समृद्ध बनाते गए, और हमें ये कहते गए कि ये तुम्हारा बेकार है, तुम्हारा बेकार है, ये सब कहते गए। और इसलिए हुआ ये कि जो हमारे गुरुजन, जब अंग्रेजी थोप दी गई तो अंग्रेजी के माध्यम से जो शिक्षा दी जाने लगी, तो हमारे जो गुरुजन अंग्रेजी माध्यम से दीक्षित हुए, वो उन लोगों में भी वही संस्कार आए। निस्संदेह वो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि थे, किंतु उस वासना से वासित थे वो चाहे जो भी रहे हों। आप
सर गंगानाथ झा से ले लीजिए, उमेश मिश्र जी को ले लीजिए, क्षेत्र चंद्र चट्टोपाध्याय को ले लीजिए, इतने बड़े स्कॉलर हैं वो कि शताब्दियों में पहले भी वैसे विद्वान पैदा नहीं हुए और अभी भी आगे भगवान जाने क्या होगा, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो उस वासना से वासित होकर के आता गया। किंतु बाद में अब जो समय आया हुआ है उसे हमें अपने दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की हमारे यहाँ विद्या है। स्वर्ण कैसे बनेगा, स्वर्ण तंत्रम ग्रंथ है हमारे पास। लौह कैसे बनेगा, लौह तंत्रम है ग्रंथ हमारे पास। और ज्योतिष के अपने हंसधर जी कहीं होंगे, इतने ग्रह गणित वगैरह वगैरह कितना कुछ हमारे पास नहीं है। और धातु विज्ञान हमारे पास है, रसायन विज्ञान हमारे पास है। आपने गणेश जी के सिर की चर्चा की ही, लेकिन शल्य चिकित्सा भी हमारे पास है। और सारी विद्याएं सूत्रबद्ध वैदिक काल से लेकर के और अब तक की हमारे यहाँ सुरक्षित है। उनको जानने वाले भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनको पिछड़ा दिया गया, उनको सामने नहीं आने दिया गया। और अभी भी वो है, वो खत्म नहीं हुआ। वो मैकाले के वंशज जो आप कह रहे हैं, वो मैकाले के वंशज तो हैं ही, कुछ और लोग हम लोगों में से भी कुछ हो गए हैं। तो पहले हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा, अपनी भाषा पर गर्व करना होगा और फिर अपनी ज्ञान परंपरा को आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसको आज, जैसा आपने कहा कि मार्केट में उसको किस तरह से उतारा जाए, तो आपने पराठा और अचार की बात भी की, तो वो पराठा बनाने की जो कला है वो भी होनी चाहिए और अचार के साथ खाने की कला है वो भी होना चाहिए। लेकिन उसे किस तरह से हम मार्केट में परोसें, तो भारतीय विद्या वास्तव में आज पूरे विश्व में इसकी जरूरत है। पूरा विश्व आप देखिए, यूक्रेन और कौन कहता है मैं उसे मारे दे रहा हूँ, बहुत कुछ मचा हुआ है पूरे विश्व में, आप मुझसे ज़्यादा देखते हैं। और समाधान अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी राष्ट्र प्रस्तुत कर सकता है, तो वो भारत राष्ट्र है। और ये भारत राष्ट्र में भी जो संस्कृत परंपराएं हैं, भारतीय दर्शन की जो परंपराएं हैं, वो प्रस्तुत कर सकता है। आप कहते हैं मैं जैन दर्शन से हूँ, वहाँ की जो त्याग की बात है वो जब तक हमारे मन में नहीं आ जाएगी, और हमारे यहाँ तेन भुंजी था इत्यादि जब तक नहीं आ जाएगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। योग चल ही पड़ा है, आयुर्वेद भी थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। अब वास्तव में और जो ज्ञान की विरासत है हमारी, उनको चलाने की जरूरत है। जिसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थियों की का बहुत बड़ा दायित्व है। हमें नहीं पहनना जीन्स, हो तो जरूरत पड़ने पर मुझे भी आप देखते होंगे मैं जीन्स भी झाड़ के आ जाता हूँ, और वो एक्शन के जूते भी जरूरत पड़े हम मार भी सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आजाद करने को नहीं करना। जहाँ प्रतिकार करने की जरूरत है वहाँ हम हैं, जहाँ ज्ञान देने की जरूरत है वहाँ भी है हम हैं। वो क्या है, मैंने कोमला माने हम ही कठोरतम से कठोर हैं और हम ही कोमलतम से भी कोमल है। जो भी है अभी याद नहीं आ रहा, तो हमें उस तरह का बनना है। वज्रा भी कठोर आ जाए तो हमें प्रतिक्रिया देनी है। ऐसी बात नहीं है कि हम विनम्रता के साथ प्रतिक्रिया देंगे। हम मूर्ख नहीं हैं, हम सहनशीलता के कारण दबते गए। इस देश में जो भी हुआ वो सहिष्णुता और मानवता जो हमारे अंदर भरी हुई थी, उसके कारण हम दबते गए। हम अब जान गए हैं कि वो तो हमारी रहेगी, मानवता को तो हम रखेंगे, लेकिन जहाँ तुम ज्यादा दबाओगे वहाँ हम तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। वास्तव में शिक्षा को अगर आप लोग तो शिक्षा शास्त्र के इसको देखिए, हमारे जो गुरुजनों ने वो सबसे पहले बड़ा राष्ट्र को माना। आप अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को देखते, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि को माता का स्वरूप देने वाला यही राष्ट्र है। और आप उस परंपरा को देखते जाए, वो अनुवर्तित होती चली आई। और अध्यापक जो है उसकी शिक्षा देता, अध्यापक अपने आचरण से पंक्तियों की पढ़ा के नहीं शिक्षा दे। गुरु जी ने पंक्ति कुछ पढ़ाया और वैसा आचरण नहीं किया, ऐसा नहीं है। अध्यापक अपने अनुभव और अपने आचरण से सिखाता है। वो उस पंक्ति को पढ़ाता है, फिर वैसे बोलता है। कहीं हो सकता है कि यरवाण तरवाण जैसे लोग आ जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन यरवाण तरवाण लोक में बोलते थे, यज्ञ
के स्थल पर वो शुद्ध बोलते थे, साधु शब्दों का उच्चारण करते थे। तो मजाक में हम कहीं कुछ भी कर जाएं, लेकिन जब हमारी सांस्कृतिक बात आए, जब हमारे ज्ञान परंपरा की बात आए, उस समय हमें उसी का अनुवर्तन करना है जो हमारे गुरु ने सिखाया है। और हमारे यहाँ गुरु अपने आचरण और अपने अनुभव से सिखाता हुआ ये भी कहता है अंत में, यानी जो मेरे सुचरितानी, जो मेरे सुचरित हैं वो तानी अनुकरणीयानी, वो तुम्हें उनका अनुकरण करना है। जो मेरे सुचरित नहीं है, हो सकता है मेरे स्वभाव में कोई दोष हो, उस दोष को अनुकरण नहीं करना। तो शिक्षक शिक्षा जो है वो भारतीय मूल में रही है। और वास्तव में शिक्षा शास्त्र में भी अब थोड़ा 2-4-6 साल से आ रहा है, नहीं शिक्षा शास्त्र में भी हम लोग पाश्चात्य शिक्षा शास्त्र को ही पढ़ाते थे, बीएड को। साइकोलॉजी वाले जो हमारे पीके शर्मा जी थे, उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती थी, वो चले गए अभी कुछ दिन पहले। लेकिन मैं पूछ रही, मैं तो साइकोलॉजी का हूँ, संस्कृत का नहीं हूँ। तो मैंने कहा तो जब संस्कृत नहीं जानते तो आप साइकोलॉजी क्या जानते? समस्या तो यहाँ है, हमारे यहाँ जो मनोविज्ञान है वो उनके यहाँ हो नहीं सकता। आप फ्राइड को कुछ को पढ़, हमारे यहाँ तो कालिदास को पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, फुटपाथ प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा, ये क्या है? साइकोलॉजी है। तो जब तक आप इस साइकोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, आप शिक्षा को पढ़ा नहीं सकते। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जब वो ऐसे मिलते हैं तो साहित्य वाले से मिले तो कहेंगे मैं व्याकरण का हूँ, व्याकरण वाले से मिलेंगे तो कहेंगे साहित्य का। ऐसे ऐसे कुछ होता रहता है। हमें वैसा नहीं बनना है। हमारे गुरुजनों के जो आचरण हैं उनमें जो वैदुष्य है उसका हमें अनुकरण करना है, सीखना है। और उसके बाद उसे आधुनिकता भी प्रदान करनी है कि वो युगानुरूप और मार्केट में जा सके। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो टिफिन नहीं होते थे, प्राइमरी में जब जाते थे तो टिफिन नहीं होते थे, घर के लोग कपड़े में ही रोटी बांध के देते थे। और वो रोटी मुझे लगता है आपके टिफिन से ज्यादा मुलायम रहती थी। अभी टिफिन वाली रोटी भी हम खाते हैं, क्या क्या पता नहीं चलती, नीचे वाली वो गीली हो जाती है, सही है ना। कपड़े वाले में ऐसा नहीं होता था, और हम लोग जेब में भी डाल लेते थे। हाँ, की बात बता रहा हूँ। तो वो अभी उनने क्या किया, उस रोटी रखने का पात्र बना दिया, उसे बाजार में रख दिया। हमें ये वाली विधि को, जो हमारी भारतीय विधि है, उसे हम किस तरह से लोग मार्केट में ले जाएं जिससे वो लोग सुखी हों। अभी हम लोगों ने जो आधुनिक बर्तन है उनको हमने देख लिया कि वो भी कैंसरस हो रहे हैं। तो हमारी जो प्रक्रिया भारत में बर्तन की थी बनाने की, और किस तरह से भोजन पकाया जाता था, वो किस तरह से दीर्घायु रखता था लोगों को, किस तरह से स्वस्थ रखता था, उन विज्ञानों को हम लोग अपने संस्कृत में लें। मैंने देखा कि सब कुछ हमारे यहाँ, पाक कला भी हमारे यहाँ, किस तरह से भोजन बन, यहाँ तक घोड़े में कैसे चढ़ना है, उससे कैसे उतरना, चोरी कैसे करनी है, ये चौर शास्त्र, षोडश कलाओं में चोरी कैसे करनी है। और अगर आप साहित्य में उसको पढ़े हों, हाँ, सर्विलक को, तो जनेऊ पहनने को भी वो कितना बढ़िया बताता है कि अच्छा हुआ कि हम दीवार नाप लेते हैं, और अगर सांप काट ले तो उंगली भी काट लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये ठीक है, ये भी एक विद्या है, पर इसको करना नहीं है, जरूरत पड़ने पर करना है। तो सब कुछ है, इसलिए आपको सबकी शिक्षा प्राप्त करते, औचित्यानौचित्य का विवेक करते हुए, और तब उसका प्रयोग करना है। और आधुनिकता में आपको आना है, प्राचीनता को लेकर के। जो हमारी पुरानी चीजें हैं उन्हें आधुनिक परिवेश में रखें। अभी मैं जहाँ गया था वहाँ पानी बरसा, तो जितना वो कपड़े का टेंट फेंट लगाए थे, और वहाँ सब्जी भोज और खाना पीना सब सजा दिया, बरसा पानी, तो कपड़े का टेंट तो उड़ गया, और वो थाली भी भर 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 करके इधर उधर हो गई। अगर उसी को यहाँ हम लोगों के यहाँ होता कि ऐसे ऐसे भोजन किया जाता, ऐसे आप बैठने की जो बात कर रहे थे, बैठाल के भोजन करने की व्यवस्था होती, तो वो टेंट काहे को लगता, वो पूड़ियाँ वहीं होती, और बैठ बैठ के 4-4, 10-10 लोग हम लोग खा लेते, सही है। तो भोजन भी बर्बाद नहीं होता। उन पद्धतियों को, किस तरह भोजन की क्या प्रविधि है वो हमें बतानी है, भोजन बनाने की क्या प्रविधि है वो भी हमें बताना है। हमारा वास्तु तो प्रायः आप लोगों की कृपा से इंजीनियरों के चल पड़ा, वास्तु और ज्योतिष चल पड़ा। अब आजकल हम इंजीनियर भी आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। हाँ, तो उसको
हाँ, तो उसको वो सीखते हैं, दक्षिण की ओर दरवाजा नहीं पश्चिम की ओर होना चाहिए। इससे हमारे पंडितों को भी थोड़ा फायदा हो रहा है। दक्षिण की ओर हो ही जाए तो फिर इसका परिहार क्या है तो वो बता देते हैं। ये थोड़ा चलने लगा है, जैसे वैसे सब कुछ चलेगा, तो हमें उसको आधुनिकता की ओर लाना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका मैं 21वीं शताब्दी हमारी शताब्दी है, क्योंकि हर देश को आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं रोगग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, सब कुछ है। हम विश्व में भले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हों, लेकिन हम सब जवान हैं, हम कमा सकते हैं और हम दूसरों को भी कमा के खिला सकते हैं। हम खुद तो पेट भर ही लेंगे, लेकिन दूसरों को तो केवल रोटी नहीं बल्कि ज्ञान का भी भीख या ज्ञान का भी दान अगर कोई विश्व में किसी को दे सकता है तो वो भी हम ही हैं। और उसमें भी आप लोग हैं, संस्कृत के परंपरा वाले, जो उधर के लोग वो उधर से शिक्षित होकर आए हैं, वो भी उसी रोग से ग्रस्त हैं। तो आपका नैतिक दायित्व बहुत कुछ बढ़ जाता है। आप सबको इस ओर प्रयास करना चाहिए और आप करेंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार पुनः सारस्वत अतिथि महोदय को यहाँ पधारने के लिए और मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमुक्तं किल ऐस्क्रीम् वचोभिः अस्माभिः अस्माकं महोदयः तेषां महान्तः धन्यवादाः। इदानीं समयः सञ्जातः।